शाह के नक्शे कदम पर चलते हुए इसी इलाका में कई दूसरे ग्रुप भी इसी धंधे में सरगर्म अमल हो गए और उन्होंने लोगों की रकूम डबल करने का झांसा देकर उनसे करोड़ों रुपए हथिया लिए। इस सूरत हाल के बायस मुकामी बैंकों की ब्रांचों से अरबों रुपया निकलकर इन निजी बैंकों में जमा हो गया। ये सूरत हाल देखकर कई बैंक अफसरान सख्त परेशान थे, मगर डबल शाह जब लोगों को रकूम डबल करके वापस कर देता तो तमाम बैंक इसके सामने बेबस थे। ट्रेड जो है ना वजीराबाद का, उसमें सारा पैसा निकल के और डबल शाह के पास चला गया, तो एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई। जब बिजनेस ख़त्म हो जाता है तो रोज़गार भी कम हो जाता है। इसमें पैसा जो है बजाय के बैंक में आके तो बिजनेस एक्टिविटीज़ पे खर्च होता, वो डबल शाह के पास चला जाता। उसने अपने घर पर ही रखा हुआ था, तो वो जो है बिजनेस में तो नहीं लगा। जब पैसा जब बिजनेस में लगता तो वजीराबाद का बिजनेस वो तो तबाह हुआ है ना। जो ब्रांचें 300 मिलियन के करीब थी वो 150 पर आ गई, यानी 50% उनका डिपॉजिट कम हो गया। नेब तो जो है ना वो वजीराबाद से तो पैसा ले गए हैं, वो तो इस्लामाबाद सेक्रेटरीट नेशनल बैंक की ब्रांच में पैसे चले गए हैं, तो वजीराबाद के बैंकों में तो नहीं है। वो डबल ऐसे नहीं करता था, वो पैसे लेता था, पैसे अपने पास ही रखता था। वो इसलिए पैसे पास अपने रखता था। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में जितने बैंक हैं उनके पास 25% सरमाया जो है वो उनके पास कैश फ्लो हर वक्त रहता है। किसी वक्त किसी बैंक का ट्रस्ट अगर डैमेज हो तो स्टेट बैंक फौरन आके उसकी जगह इंजेक्ट पैसे करता है। इसने प्रोटेक्शन बनाने के लिए, अपनी रेपुटेशन को डेवलप करने के लिए ये कैश अपने कमरों में ही रखता था, अपने पास रखता था, ताकि लोग किसी वक्त भी मेरे पे ट्रस्ट डैमेज हो तो उसी वक्त उठा के पैसे देता था। और जब वे पैसे वापस करता था तो लोग दूसरे तीसरे चौथे दिन वापस रो के आगे लौटाते थे और मिन्नतें करके लौटाते थे। अवामी वावेले की खबरें जैसे ही मीडिया पर आईं तो डूबती हुई रकूम की मिकदार सुनकर नैब अफसरान भी हरकत में आ गए और 18 अफराद की जानिब से मुकामी थाना में डबल शाह के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और अगर कोई कहे कि हमारे भाई का कोई 2 नंबर धंधा है, साबित करे और हमारे भाई को जो दिल चाहता है सजा दे। कि मेरे भाई ने आज तक किसी के साथ ज्यादती नहीं की, बल्कि गरीबों को, यतीमों को, मस्कीनों को, बेवाओं को उन्होंने अपने हाथों से दिया है, अपनी जेब में से खुले दिल से निकाल के दिया। और हमें इतना वो तशद्दुद हमसे कर रहे थे कि ये हम बात ना करें कोई भी उनसे, और उन्होंने बस यही कहा कि उनके किधर है, उनकी अमाउंट किधर है। जो भी ऊपर अमाउंट पड़ी थी वो खुली अमाउंट थी, वो सारी की सारी ले गए हैं। उन्होंने आपको कम बताया है, वो इसलिए कम बताया कि उन्होंने खाना तो कुछ कि रोजाना जो अमाउंट आती है ना, जितनी जमा होती है उतनी लोग लेके भी जाते हैं, लेकिन वो फर्स्ट टाइम था। अभी अमाउंट तो सारी पड़ी थी, कुछ ही लोग लेके गए। अगर आप जाके हमारी छत पे देखें तो उन्होंने वो जूतों तक देखा है कि जूतों में क्या रखा हुआ था। उधर पर्चियां पड़ी थी, उधर कोई उनके सबूत पड़े थे। फिर उन्होंने सेफे तोड़ी हैं, उन्होंने टैची खुले छोड़े हैं, उन्होंने बच्चों के कपड़े फैलाए हैं, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को हमारों को पकड़ा है। हमारा बच्चा इतना कम दिल है कि वो बर्दाश्त ही नहीं सदमा कर सकता था, लेकिन उन्होंने सरेआम सारा दिन धूप में रखा है उसे, और बच्चा रो रो के हलकान हो रहा था, लेकिन उन्होंने जजीदों ने छोड़ा ही नहीं है। इलेक्शन के दौर में डीआईजी साहब का एक्टिव होना आप सबको समझ आ रहा है। डीआईजी साहब को किसी ने शिकायत की है कि सिब्तल हसन शाह साहब ने किसी का पैसा खाया है? जिस दिन डबल शाह गिरफ्तार हुआ था, आपकी जो तहकीकात की, आपने भी ज़ाहिर है आपने ये केस लड़ा और आपको इन्फॉर्मेशंस भी बहुत सारी मिली। उस वक्त जो कमरा बना हुआ था नोटों के लिए, उसमें कुल कितनी रकम थी? तकरीबन 90 करोड़, और जो इनसे बताई गई है रिकवरी वो 14 लाख है। और डॉक्टर साहब वो रकम गई कहाँ? इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। इस मरहले पे मैंने यानी अपने तौर पे जब मुझे हालात मालूम हुए, अखबारों में अपने खर्च पे एक इश्तिहार दिलवाया कि इसको फौरी तौर पर एक हाई पावर्ड कमीशन, जिसे कमीशन ऑफ इंक्वायरी कहते हैं, वो बनाया जाए ताकि मालूम हो सके नंबर 1 कि इससे कितनी रकम बरामद हुई, नंबर 2 कमीशन एजेंट से कितनी रकम बरामद हुई, नंबर 3 इसके असासे कहाँ हैं, और नंबर 4
जो रकम इसने वो हुंडी के जरिए से बाहर भेजी और जिस पे 4-5 वहाँ पर खासी अच्छी खासी यानी जायदादें कायम हुई हैं, उनका कब्जा लिया जाए, किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं की। मैं आपको बता दूं कि नैब के जो अफसर हैं जो डबल शाह केस से डील कर रहे हैं, उनके पास बहुत प्रेशर आया पिछले 1 साल में मौजूदा गवर्नमेंट में कुछ क्वार्टर्स की तरफ से कि जी ये जो आप पैसा है जो आपने रिकवर किया है ये आप डिस्ट्रीब्यूट ना करें, बल्कि ये पैसा आप दें उन्हीं एजेंट्स को वापस और वो आगे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बात ये है वो एजेंट्स तो पहले 5% कमीशन ले चुके हैं। उन एजेंट्स ने पता नहीं कितना करोड़ रुपए लोगों के पैसा ऑलरेडी खुद बुर्द करके लूट के खा गए। अगर आप उन्हीं लोगों को पैसा वापस देते हैं कि वो अपनी मर्जी से लोगों को बांटें, तो मेरा ख्याल है 90% वो खुद खा जाएंगे और लोगों को तो सिर्फ 10% पहुंचेगा। लिहाजा फिर गवर्नमेंट ने और नैब ने ये फैसला किया कि हम ये पैसा एक एक पैसा खुद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि किसी किस्म की कोई करप्शन जो है वो ना आए इसमें। देखें जी, इसमें सबसे जो खतरनाक बात है, जो सबसे बड़ी उसने जलालत दिखाई है डबल शाह ने, वो ये थी कि जो जिम्मेदार 2 एकड़ का 4 एकड़ का 10 एकड़ का मालिक था उसने जगह बेची और उसको पैसे दे दिए। इसमें वो लोग ज़्यादा तकलीफ में आए जिनका मुर्गी फार्म थे, उन्होंने कहा हमारी मुर्गियाँ इतनी नहीं बिकती, प्रॉफिट नहीं है, उन लोगों के पैसे खा गया। इसमें वो लोग आए जिन्होंने खराद मशीनें लगाई हुई थी और उन लोगों के पैसे खा गया। इसमें वो लोग आए जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी का एक हिस्सा रखा हुआ था बचा के, उन्होंने वहाँ पूंजी लगा दी। इसमें वो लोग आए कि जिसमें बेशुमार औरतें बहनें हमारी जिनकी शादी के पैसे थे वो खा गए। हुकूमत ने इस वक्त इस पर कोई तवज्जो ना दी, ख्वाब खरगोश बने रहे। और ये बातें किसी हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं कि अगर स्टेट के अंदर स्टेट बननी शुरू हो जाए, विद इन स्टेट बन जाए। ये मुआशी क्राइम है। मैं समझता हूँ कि कत्ल से बड़ा जुर्म अगर कोई है इस वक्त इस दौर में तो मुआशी कत्ल है। अगर हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने अपनी आंखें खोल के ना रखी तो ये यकीनन हाकिमों के अवानों तक ये आग भड़क उठेगी और यकीनन इसमें अवान हाकिम वक्त भी शामिल हैं अगर वो इसको रोक नहीं सकते तो।